everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning। यूजीसी नेट की कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मैक्स वर्दीमर की इनसाइड थ्योरी या फिर कहा जाए तो गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे हम कोट लेविन की फील्ड थ्योरी के बारे में। दोनों ही थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएड या एमएड की स्टूडेंट है तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स एक बार जरूर सेल्फ लर्निंग को विजिट कीजिए। आपके अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएड या एमएड की स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत सारा डेटा यहाँ पर मिल सकता है। तो जो आपकी प्रिपरेशन के लिए या फिर आपकी आगे की जो भी आपकी जर्नी होगी एजुकेशन की फील्ड में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो यस, वी आर लाइव नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में, उन सभी तरह से आपका करती हूँ अभिवादन। स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी, जो कि है इनसाइड थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। बहुत पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा करी है। आप सभी जानते हैं कि गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में बात की जाती है तो किसकी बात की जाती है? बात की जाती है होल की। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। अगर हम कुछ भी देख रहे हैं ना तो वो कंप्लीट फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये शेप के बारे में पूछूं तो आप कहेंगे कि क्या है। मैं पूछूं कि क्या है ये शेप तो आप कहेंगे ये ओवल शेप है, कहेंगे कि नहीं? अब यहाँ पर आपको बाद में नजर आएगा इस ओवल शेप के अंदर स्क्वायर भी है, स्टार भी है, सर्कल भी है, ट्राइंगल भी है और बहुत सारे अलग अलग शेप्स भी हैं। लेकिन होल में आपको क्या नजर आ रहा है? एक ओवल दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो मतलब गेस्टाल्ट के अनुसार क्या कहा था उन्होंने कही थी बात संपूर्ण के बारे में, कि संपूर्ण अथवा समग्र उसके खंडों के योग की तुलना में बड़ा है। मतलब जब भी हम किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो हम पहले समग्र के बारे में बात करते हैं, होल के बारे में बात करते हैं, बाद में उसके खंडों पर जाते हैं। तो गेस्टाल्ट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है? संपूर्ण अथवा समग्र उसके खंडों के योग की तुलना में बड़ा है। ये है गेस्टाल्ट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो कि किसने दिया था? मैक्स वर्दीमर ने दिया था। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका, ये तीनों ने मिलकर अपनी जो थ्योरी दी उसको कहा जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी। और क्या क्या नाम इसके लिए जा सकते हैं? समग्रता का सिद्धांत, समग्र आकृति का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत दिए जाते हैं, है ना। चलिए इसमें और हम आगे चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में पता कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। और जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं समकालीन, मतलब इनके कंटेम्पररी जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में और कौन कौन से स्टेटमेंट दिए। तो देखते हैं कि क्या बात कही है अलग अलग तरह से इनसाइट के बारे में। इनसाइट का मतलब क्या होता है? जो भी स्टूडेंट्स हिंदी भाषी हैं मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ और पूरा हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। जो इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती है। तो ये भाषा से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत, परेशानी, दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ना। आप पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मैं फिर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो इनसाइड थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट है मतलब अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ का सिद्धांत। अब अंतर्दृष्टि तो आप समझते हैं ना कि अंतर्दृष्टि कहाँ किसे जाता है? जब हम परेशानी से गुजरते हैं, जो जूझते हैं, हमारे पास में कोई एक ऐसी दिक्कत आ जाती है और हम सारी लड़कियां जो गर्ल्स हैं उनको इनसाइट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब हम घर चलाते हैं, घर में हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अचानक ही आ जाते हैं। अचानक आपके यहाँ गेस्ट आ गए, अचानक आपने देखा तो आपके घर का कोई सामान है वो खराब हो गया, ठीक है। अचानक आपने देखा कि आपको फोन आ गया, आपको कहीं जाना है। तो बहुत सारी अचानक इश्यूज आते हैं हमारे साथ में, और अचानक आने वाले इश्यूज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हम गर्ल्स फेस करती हैं। लड़के भी करते हैं लेकिन लड़कियां करती हैं। और उस वक्त क्या काम करता है? कोई एक्सपीरियंस, कोई लिखी पढ़ी चीज, कोई थ्योरी जो आपने पढ़ी वो काम करती नहीं। उस वक्त क्या काम करता है? आपकी सूझ काम करती है कि क्या किया जाए।
घर में दूध नहीं है, दूध खत्म हो रखा है और आपके यहाँ से फोन आ रहा है कि 20 लोग आ रहे हैं, चाय पियेंगे आते साथ। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले कैसे अरेंजमेंट करोगे? तो वो आएगी आपकी सूझ। वहां कोई लिखा पढ़ा पहले की पढ़ी हुई थ्योरी काम में नहीं आएगी। तो वो सूझ जो है वो कहलाती अंतर्दृष्टि। उसी के बारे में इन लोगों ने बात करी है। किसने? कोहलर ने, कोफका ने और किसने? मैक्स वर्दिमैन ने। क्या कहा इन्होंने ये कहा है कि जब किसी समस्या से जूझते हैं, जब हमारे पास कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम समस्या से जूझते हैं, तो उसका समाधान खोजते समय एकाएक ही समस्या के हल मस्तिष्क में आने लगते हैं। इस परिवर्तन को अंतर्दृष्टि कहा जाता है या सूझ कहा जाता है। क्लियर? आई बात समझ में आपको? अब अगर घर में दूध खत्म हो गया है और आपके पास इतना वक्त भी नहीं है कि आप क्या करो, बाजार जाके लेके आ सको, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे, दिमाग में हल करोगे कि करना क्या चाहिए। आप ऑनलाइन कर सकते हो, फटाफट तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। आपकी पड़ोसी से अच्छी पहचान है तो उधर से जाके ले आओ। आपके पास में जो भी ऑप्शंस आपके पास में बनते हैं तो जब ही आते हैं जब ऐसी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज ऐसे हल नहीं आते। तो यहाँ पर सूझ का सिद्धांत उन्होंने यही कहा है कि जब हम समस्या से जूझते हैं तब हमको समस्या के समाधान अचानक से खोजते हैं, उसी को अंतर्दृष्टि कहा है। मतलब हमारे मस्तिष्क में इस तरीके की सूझ होती है, उसको कहा गया है अंतर्दृष्टि। क्लियर? अच्छा, अब इसमें कुछ और साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया है इसके बारे में। गुड जो है उन्होंने क्या कहा है? गुड ने कहा है, ये अंतर्दृष्टि के बारे में ही कहा गया है। अंतर्दृष्टि क्या होता है? आकस्मिक, निश्चित, तात्कालिक ज्ञान है। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? सर्टेनली आपके पास में तुरंत ही, मतलब इमीडिएटली आपके सामने दिमाग में आपको कोई ज्ञान आ रहा है। निश्चित मतलब सर्टेन आ रहा है, ठीक है। तात्कालिक, प्रेजेंट कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, तुरंत में आपके आ रहा है। तो ये सारा नॉलेज जो है वो कहलाता है क्या? आपका अंतर्दृष्टि। किसने कहा है? ये गुड ने कहा। स्किनर ने क्या कहा है कि भाई इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये कहा है इसको परिभाषित करना कठिन है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अंतर्दृष्टि अलग होती है। मैं किसी और तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, मेरी बहन अपनी अलग तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, मेरे हस्बैंड अपनी अलग तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये अंतर्दृष्टि को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, होता सब में, होती अपने आप में सब में है, लेकिन आप कैसे बता दोगे कि किसकी अंतर्दृष्टि कितनी है? जैसे आप इंटेलिजेंस को परिभाषित कर सकते हो, आप और भी जो होते हैं, जैसे कि हमने अभी ईक्यू किया था, हमने आईक्यू किया था, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन कह रहा है? स्किनर कह रहे हैं। ठीक है, आगे एंडरसन कहते हैं कि समस्या, अंतर्दृष्टि क्या है? समस्या का निराकरण अचानक प्राप्त कर लेना है। अंतर्दृष्टि क्या कह रहा है? उन्होंने ये कह दिया कि भाई समस्या हुई और निराकरण हमने अचानक प्राप्त कर लिया। तुरंत हमने किसी ऑनलाइन साइट से जो भी होती है उसे फटाफट ऑर्डर किया और श्योर किया कि अभी के अभी 5 मिनट में आपको डिलीवरी करनी है। ठीक है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैंने जल्दी से अपनी किसी फ्रेंड को कॉल किया जो मेरे जस्ट बगल में रहती है, उससे पूछा कि भाई तेरे पास है तो मुझे ला कर दे दे, मैं कल तेरे को वापस कर दूंगी, तो वो सारी चीज मुझे दे दे, है ना। तो यहाँ समस्या का निराकरण अचानक प्राप्त कर लेना ही सूझ होता है। ठीक है ना। ये एक समस्या थी हमारे घर में, जो दूध खत्म हो गया उसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। तो जो ये सारी चीजें हैं, हम अचानक कैसे इस समस्या को सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है। फिर आता है कोहलर, जो कि मेन इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के एक तरीके से जनक माने जाते हैं। उनका कहना क्या था कि सूझ का आशय है समस्या का हल अचानक पकड़ लेना, अचानक ही माइंड में क्लिक करे। जैसे जो फिगर नहीं दिखाते हैं कि बत्ती जल रही है दिमाग में, जैसे हम जब कार्टून्स देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो उसमें कुछ उसको सूझता है तो यहाँ पर बत्ती जलने लगती है, ब्लिंक होने लगता है। तो मतलब आपके दिमाग में आइडिया आ गया, जस्ट क्लिक किया और आपके आइडियाज आ गए। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो सूझ है वो कब आती है इंसान के मन में, कब किस तरह से आती है? जब आप किसी एक समस्या से गुजर रहे होते हैं। अगर समस्या नहीं होगी, सूझ नहीं आती है।
अंतर्दृष्टि कब होती है? जब आपको समस्या का समाधान करना होता है। ठीक है, अब इन्होंने जो समस्या थी उसका समाधान करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ मैं फिगर आपको दिखा रही हूँ। स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि इनसाइट थ्योरी के लिए जो वर्दीमैन ने, कोहलर ने, कोफका ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने किसको लिया था? एक बंदर को या फिर चिंपैंजी को लिया था जिसका नाम सुल्तान था। और सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था उसको एक बॉक्स में या फिर कहना चाहिए कमरे में बंद कर दिया। बेचारा भूखा था, बहुत ज्यादा उसको भूख लग रही थी। तो उसने क्या किया कि वहां पर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो कुछ दूर पर एक केले का कुछ गुच्छा लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया कि कर दिया बंद, उसमें कुछ कमरे में डब्बे रख दिए, कुछ छड़ी रख दी और छड़ी रखने के बाद में कमरे से बाहर आ गए। देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे कि वो करता क्या है। अब भूख तो लग रखी है, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अब क्या करना है उसको? वो केले दिख रहे हैं लेकिन वो कैसे भी करके उस केले तक नहीं पहुंच पा रहा। अब उसकी माइंड में किस तरह से अंतर्दृष्टि समाहित होती है, किस तरीके से वो सोच करता है, यही ऑब्जर्व करना था इस एक्सपेरिमेंट का मकसद। तो उन्होंने देखा कि चिंपैंजी ने क्या किया, पहले उछल उछल के उस बंच को, जो केले के गुच्छे थे, उस तक पहुंचने की कोशिश करी, नहीं सफल हुआ। तो उसने किया कि जो सारे डब्बे थे, जो बॉक्स दिख रहे थे, उन सभी बॉक्सों को इकट्ठा करके उसने बड़ा किया, उसके ऊपर खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद उसने केले को नीचे उतार लिया। पहला काम उसने ये किया, जो छड़ी रखी थी उस छड़ियों को भी एक के बाद जोड़ के छड़ी को लंबा कर दिया और लंबा करने के बाद में जाकर उस केले को निकाल लिया। तो ये इस तरीके से दो कार्य उसने किए और उससे इनको ये समझ में आया कि वैसे तो चिंपैंजी ये काम नहीं करता, लेकिन चूंकि उसे भूख लगी थी और उसे अपना गोल जो है वो सामने नजर आ रहा था, बस पहुंचना कैसे ये उसको नहीं मालूम था। तो उसने पहुंचने के लिए आइडियाज निकाले, आइडियाज लगाए और वो वहां तक पहुंच गया। बात समझ में आ गई आपको कि ये होता है अंतर्दृष्टि। इन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके अंतर्दृष्टि को एक्सप्लेन किया। ठीक है ना। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई ये अंतर्दृष्टि की सूझ का सिद्धांत जो है, इसके बारे में, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका जो एजुकेशन में इम्प्लीकेशन है ना, वो क्या है, शिक्षा में इसका प्रयोग क्या है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिक्षा में क्या प्रयोग है वो देखते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण की इनसाइट थ्योरी की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम यहाँ पर कि कौन कौन सी विशेषताएं, तो दोनों की विशेषताएं हम देखेंगे। किस किस की, मतलब आपकी इनसाइट थ्योरी की और साथ ही साथ में आपकी गेस्टाल्ट थ्योरी की, दोनों की जो देखेंगे। तो एकीकरण की बात करते हैं, होल की बात करते हैं कि आप पहले कंप्लीट फॉर्म को देखिए, कंप्लीट फॉर्म को देखने के बाद उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं कि मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले सामने से समझने की कोशिश कीजिए, उसको प्रत्यक्षीकरण कीजिए, इसको रेवलेशन कहा जाता है इंग्लिश में, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। परीक्षण की कसौटी, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका परीक्षण कीजिए, परीक्षण को कसौटी के लेवल पर आप करें, मतलब उसकी हर एक एस्पेक्ट को समझने के बाद उसको सॉल्व करें। फिर आता है विवेकशीलता। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही है कि आप जानवरों के साथ किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट करें और उसका सारा जो रिजल्ट निकले उसको मनुष्यों के हिसाब से आप सही माने, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जानवरों में विवेकशीलता होती है, नहीं होती है, लेकिन मनुष्य में उससे ज्यादा होती है। इस हिसाब से मनुष्य अकेले जानवर के एक्सपेरिमेंट से उस रिजल्ट को पूरी तरीके से मनुष्य पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर विवेकशीलता को बात कही गई है। जैसे हर किसी मनुष्य की बुद्धि का जो स्तर होता है वो अलग होता है, वैसे उसकी बुद्धि का, विवेक का स्तर भी अलग होता है। तो जिसकी विवेकशीलता अधिक होती है उसकी विवेक के हिसाब से ही वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फिर आता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जो है वो व्यर्थ है। इनका कहना ये है कि स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम के साथ में अनुक्रिया होती है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ में रिस्पॉन्स होता है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि बिहेवियरिज्म को समझाने के लिए जो SR थ्योरी दी गई है, वो SR थ्योरी जो है वो गलत है, इनके हिसाब से सही नहीं है
है ना। इन्होंने ये कहा है कि इंद्रिय संवेदना व्यर्थ है। इन्होंने ये भी बात कही है कि भाई जो सेंसेस से बोलते हैं ना कि आप सेंसेस जितने ज्यादा सेंसिटिव होंगे उस हिसाब से आपका जो दिमाग है वो तेज चलेगा। इन्होंने ये बात भी इसके बारे में भी बोल रहे हैं कि ये बात भी उतनी ज्यादा सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये बात कहते हैं कि व्यवहार को संगठित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके व्यवहार में जितनी भी आपकी क्वालिटीज होती हैं उसको संगठित कीजिए। संगठित करने के बाद में अपने प्रयासों को लगातार कीजिए ताकि आप अपनी अंतर्दृष्टि अंतर सूझ के बल पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक और चीज हम देख लेते हैं कि जो इनसाइट थ्योरी उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इनसाइट थ्योरी की विशेषताओं में समस्या का निराकरण करते समय अचानक ही सूझ पैदा होती है। जब आपकी समस्या होती है उसका निराकरण आप जब करते हैं उस समय अचानक ही आपको सूझ का एहसास होता है। ठीक है, इसके बाद में ये भी कहते हैं कि इसके द्वारा प्रत्यक्षीकरण की में सहायता मिलती है। आयु में भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। प्रौढ़ों की अपेक्षा अल्पायु में अंतर्दृष्टि कम कार्य करती है। जैसे छोटा बच्चा होगा उसकी सूझ जो है वो अंतर्दृष्टि इनसाइट जो है वो कम काम करेगी, बल्कि एक प्रौढ़ व्यक्ति की ज्यादा काम करेगी। इसके बाद में पूर्वानुभव का भी अंतर्दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं है। यहाँ पर यह है कि जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आप पर पड़ता है, लेकिन हमेशा ये बात सही होगी ये बात नहीं की जा सकती है। सीखे हुए कामों को अधिगम का नवीन परिस्थिति में स्थानांतरण किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जो कुछ भी आपने कुछ सीखा है पहले उसका आप ट्रांसफर कर सकते हो नई सीखने में, नई चीजों को जानने में। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हो जाती है इनसाइट थ्योरी के बारे में। आप इनसाइट थ्योरी के बारे में इतना तो समझ गए हैं कि हो क्या रहा है, इसमें क्या समझना की बात की जा रही है। तो जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, कंप्लीट फॉर्म में देखते हैं, होल में देखते हैं, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने के लिए आप जो प्रोसेस करते हैं, जो वहां पर आपके लिमिटेड संसाधन है उसका उपयोग कैसे करना है, आपने जो प्रीवियस आपका नॉलेज है उसका उपयोग कैसे करना है, आपके सामने जो दूसरे कुछ आइटम्स दिख रहे हैं उनका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरीके से करना है उपयोग, ये सब कुछ समझते हैं। ठीक है, तो जब हमारे दिमाग में हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिमाग उस प्रॉब्लम को सुलझाने का प्रयास लगातार करने लगता है, इनसाइट का उपयोग करता है, अपनी सूझ का प्रयोग करता है, अपनी समझदारी का प्रयोग करता है, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, और इसी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग यही कहलाती है। आगे बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इनसाइट फॉर्म में देखा जाए तो प्रत्यक्षीकरण मतलब रिविलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। समस्या, आपकी समस्या क्या है उसकी रचना करना। सपोज करते हैं कि इन सारी ही थ्योरीज का हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो कैसे हम इन थ्योरीज के हिसाब से बच्चे को सिखाने में, उसकी सीखने की क्रिया में हेल्प कर सकते हैं। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम का निर्माण करना है। कैसी प्रॉब्लम का निर्माण करना है? जिससे बच्चा सीखने के लिए अपनी इनसाइट का उपयोग करना सीख जाए, प्रयास करने के लिए उसको खुला मैदान हो कि किस तरीके से वो प्रयास कर सकता है, उसकी सूझ बढ़े, है ना। रिविलेशन मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण, वो प्रॉब्लम को समझे, देखे और उसके बाद में अपनी अंतर्दृष्टि का विकास करें। ठीक है, तो ये हो जाते हैं फैक्टर्स। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। तो एप्लीकेशन में देख लिया जाए कि किस प्रकार से एजुकेशन में हम इनसाइट थ्योरी के बारे में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो अंतर्दृष्टि जो है वो एक तरह से क्या होती है कि सूझ का सिद्धांत तो होता है। अब इससे आप बच्चे को पढ़ा कैसे सकते हो? तो इससे क्या होता है कि विकास जो है वो धीरे धीरे होता है, बच्चे की स्मृति और उसके सीखने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आप लेकर आए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करें और उसके बाद उससे जूझने का आप उसको वक्त दें,
समस्या में आप उसको स्पून फीडिंग नहीं कराएं, सीखने के लिए उसको प्रॉपर एरिया दें, फिर वो सीखेगा, समझेगा। ठीक है। और विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि का विकास किया जा सकता है, इससे विद्यार्थियों के पूर्वानुभव और संगठन का विकास किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम का विकास एक एक पद करके धीरे धीरे से होता है। अध्यापक सीखने के लिए यंत्रवत महत्व नहीं देता है, बल्कि विषय वस्तु को 3 स्तरों में विभाजित करके उसे सिखाता है, स्मृति, बोध और चिंतन। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिखाने में मदद कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अंतर्दृष्टि का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अंतर्दृष्टि की कुछ जो थ्योरी है उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी समझ में आए, मतलब उसकी क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है। क्यों हुआ है कि भाई आप हर चीज को इस तरह से नहीं सिखा सकते। आप सोचो कि भाई बैठा है कोई बच्चा और उसकी बुद्धि में इतना स्तर ही नहीं है उसका कि वो अंतर्दृष्टि या सूझ की बात कर सके, उसकी इनसाइट फुल लर्निंग जो है वो कर सके, तो क्या करेंगे आप? इंतजार करते रहेंगे हर समय। मतलब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो बच्चा सीख ही रहा है, नहीं सीख पा रहा तो क्या करोगे? उसको अलग किसी प्रोसेस से सिखाना पड़ेगा। तो हर तरीके का अधिगम इससे नहीं किया जा सकता है। पहली बात, इस सिद्धांत के नियमों के अनुसार सभी प्रकार का अधिगम आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, इस सिद्धांत में शिक्षा दर्शन एवं मनोविज्ञान का समन्वित रूप है। दोनों ही चीजें यहाँ पे ली जा रही हैं कि आप दर्शन भी ले रहे हैं और आप साइकोलॉजी भी ले रहे हैं, मनोविज्ञान भी ले रहे हैं। इस सिद्धांत में प्रयास एवं भूल किसी न किसी स्तर पर अवश्य रहती है। जरूरी है, जो हमने थॉर्नडाइक का पढ़ा था ना, कौन सा ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो पढ़ी थी हमने, उसका भी कहीं ना कहीं टच होता है। क्योंकि जब चिंपैंजी भी चढ़ रहा था तो एक बार गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर एक बार उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। फिर अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है बालकों व पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनमें चिंतन का अभाव पाया जाता है। छोटे बच्चों में नहीं कर सकते आप, और छोटा बच्चा होगा आप कैसे समझोगे कि भाई वो इनसाइटफुल लर्निंग कर लेगा। लेकिन पशुओं में भी नहीं किया जा सकता है, हर पशु में नहीं किया जाता। चिंपैंजी का दिमाग तो ऑलमोस्ट मनुष्य की जैसा ही चलता है, इस वजह से आप कर सकते हो, लेकिन हर चीज में नहीं कर सकते। तो इनसाइटफुल लर्निंग के बारे में हमने समझा, जिसमें हमने बात करी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में। किसने दी थी? कोहलर, कोफ्का और मैक्स वर्दीमैन ने। बहुत याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। इनसाइटफुल लर्निंग की विशेषताएं क्या हैं, उनके इनसाइटफुल लर्निंग के बारे में गुड का, स्किनर का, कोहलर का क्या कथन था, एंडरसन का क्या कथन था, ये भी हमने समझा। तो इम्पोर्टेंट था टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा। एक और थ्योरी है जो आज हम कंप्लीट करेंगे, कुर्ट लेविन की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में फील्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से हम उसको और देख लेते हैं। तो हम आज पढ़ लेते हैं अब इसके बाद में फील्ड थ्योरी के बारे में। तो फील्ड थ्योरी किसकी थी? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी इसलिए मानी जाती है कि कुर्ट लेविन के बारे में भी हमें पढ़ना है, और कुर्ट लेविन के भी बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है फील्ड थ्योरी। अच्छा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेसिक आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है। और अगर आप बीएड या एमएड स्टूडेंट हैं तब आपको बहुत सारा कुछ इसमें नोट्स भी प्रिपेयर करना पड़ेंगे, है ना। अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इसको पहले समझेंगे कि है क्या थ्योरी, आखिर ऐसी क्या बात कही है कुर्ट लेविन ने जो कि इम्पोर्टेंट मानी जाती है इसकी थ्योरी। तो इनका है कुर्ट लेविन का फील्ड थ्योरी, या फिर हिंदी में कहा जाता है क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत। फील्ड से अर्थ हो जाता है क्षेत्र, और लर्निंग का मतलब हो जाएगा अधिगम, और थ्योरी है इसलिए कुर्ट लेविन का अधिगम का सिद्धांत। अब क्या था कि कुर्ट लेविन जो है उनका जन्म हुआ था 1890 में जर्मनी के अंदर। ठीक है। और 1917 में उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। ठीक है। बड़े स्पीड में काम करते थे पहले के लोग, बहुत तेजी से उन्होंने अपना काम कर लिया। ठीक है। तो 1890 में जन्म हुआ, 1917 में उन्होंने क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दे दिया। क्या क्या इनकी स्पेशलिटी थी? तो देखिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, संज्ञानात्मक विचारवादी, व्यवहारवादी, ये साइंटिस्ट माने जाते, साइकोलॉजिस्ट माने जाते थे। और इसके साथ में इनका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में भी था योगदान, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में भी इनका योगदान माना जाता है। लेकिन मेनली तो हम मैक्स वर्दीमैन, कोहलर, कोफ्का का नाम लेते हैं, लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की इन्होंने
सपोर्ट किया है उसके बारे में भी बात की जाती है। संगठनात्मक मनोविज्ञान, जब हम एसोसिएट करते हैं, संगठन करते हैं, उसके मनोविज्ञान की जनक माने जाते हैं। सामूहिक गतिशीलता मतलब ग्रुप कहना चाहिए क्या, आगे बढ़ाना, गति में लेकर आना। तो सामूहिक गतिशीलता की जब बात की जाती है, काइनेटिक जो थ्योरी होती है उसकी बात की जाती है, उसके भी ये जनक माने जाते हैं। संज्ञानवादी हैं मतलब कॉग्निटिविस्ट हैं, और इसके साथ में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में भी इनका हाथ है। इसके बाद में सोशल साइकोलॉजी में भी इनका योगदान माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं ये कुर्टलेवन। अब इनका जो फील्ड सिद्धांत है, फील्ड थ्योरी है, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए बात इन्होंने किस किस के फील्ड में करी है। इन्होंने मोटिवेशन के फील्ड में बात करी है, मतलब अगर हम काम करते हैं तो वो अभी प्रेरणा की फॉर्म में करते हैं। तो इन्होंने किसके बारे में बात करी है, मोटिवेशन के बारे में बात की है, होल के बारे में बात करी है, फीलिंग्स के बारे में मतलब अभिप्रेरणा, समग्रता, अनुभूति के बारे में बात करी है। फील्ड थ्योरी में मेनली फॉर्मूला दिया जाता है B = F × E क्रॉस P, ठीक है। अब इसको बारे में देखा जाए तो B से व्यवहार, F से कार्य, E से मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, और P से होता है मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व। F से होता है फोर्स, जो है वो क्या है, आकर्षण बल और विकर्षण बल देखा जाता है, ठीक है। थोड़ी और लंबी है ये थ्योरी, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज इस क्लास को यही करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।